ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 3। 2 अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। पहले अभ्यास में प्रथम पुरुष और दूसरे अभ्यास में मध्यम पुरुष का प्रयोग हमने सीखा है। अभ्यास सभी बना करके लाए हैं वाक्य? जी। ठीक है। अब उसके आगे तीसरा अभ्यास में आपका उत्तम पुरुष आया है। मैंने सबसे पहले भी बताया था, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम और वयम, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। उसके प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभ्यास 3 निकाल लीजिए। सबसे ऊपर शब्दकोश है, उसमें सबसे पहला शब्द आया है अहम, अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये आगे कोष्ठक में लिखा है सर्वनाम, अर्थात ये जो तीनों हैं ये सर्वनाम शब्द में आते हैं, अर्थात जो सबके लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है। सर्वनाम मतलब जो सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्वनाम। आगे आया है रमा, अर्थात लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता मतलब बेल। आगे है कथा या कहानी, क्रीड़ा अर्थात खेल, पाठशाला, विद्या। ये कुछ शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग में आए हैं यहाँ पर। ठीक है। पहले अभ्यास में पुल्लिंग देखने को मिले थे, रामः, ईश्वरः, नृपः आदि आए थे ना। दूसरे अभ्यास में हमारे नपुंसकलिंग आए थे, पुस्तकम, पुष्पम, फलम, है ना, गृहम आदि। इस तीसरे अभ्यास में जो आए हैं ये शब्द, ये हैं स्त्रीलिंगवाची। रमा ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से जो ये शब्द आए हैं विद्या तक, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में हैं। आगे ख वर्ग में दे रहे हैं कुछ धातुएं, जैसे आ प्लस गम, आगम अर्थात आना। अच्छा, गम धातु आई थी ना सबसे पहले अभ्यास में। गम मतलब क्या था? जाना, जिसके रूप चल रहे थे गच्छति गच्छतः, रूप सेम चलेंगे, उसके आगे आ लगा दो बस। क्या लगा दो? आ, तो उसका उल्टा हो जाएगा। गम मतलब जाना, तो आगम मतलब आना, तो आगच्छति मतलब आता है, गच्छति मतलब जाता है, तो वही है, बस सामने क्या लग गया है? आ। ये उपसर्ग है, इसकी चर्चा हम जब आगे कभी पढ़ लेंगे तो तब आएगा। ठीक है। आगे है दृश्य धातु। दृश्य धातु का मतलब है देखना। फिर है स्था धातु। स्था धातु का मतलब होता है रुकना या बैठना। और आगे है पा धातु का मतलब होता है पीना। फिर घ्रा मतलब सूंघना। सद मतलब बैठना। आगे ग वर्ग में कुछ अव्यय गिना रहे हैं, जैसे इतः मतलब यहाँ से या इधर, ततः मतलब वहाँ से, यतः मतलब जहाँ से, और कुतः मतलब कहाँ से। तो इस प्रकार से ये शब्दकोश यहाँ पर पूरा होता है। आगे सूचना दे रहे हैं नीचे कि रमा से लेकर के विद्या तक जो रूप चलेंगे वो रमा के तुल्य ही चलेंगे, अर्थात आपको रमा शब्द के रूप याद करने हैं प्रथम और द्वितीय विभक्ति में। और ऐसे ही विद्या के, बालिका, लता, कथा आदि सबके रमा की तरह ही चलेंगे, रमा के रूप। अच्छा चलो आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा। अच्छा, ख में दे रहे हैं कि आगम से लेकर के सद धातु तक भवती के तुल्य चलेंगे। ये जो धातुएं आई हैं इसमें कोश में, उनके किसकी तरह चलेंगे? भवती के तुल्य। हमने भवती के रूप प्रथम पुरुष में याद कर लिए हैं, मध्यम पुरुष में कर लिए हैं, अब करेंगे उत्तम पुरुष में। क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जो नीचे दिया है व्याकरण, लट, उत्तम पुरुष और वर्णमाला। अब इसका सबसे पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 15। आप पीछे यदि पृष्ठ देखना चाहो तो आपके रमा के रूप जो आए हैं वो आए हैं पृष्ठ संख्या 67 पे। किस पे? पृष्ठ संख्या 67। यहाँ पर आपको रमा के रूप देखने को मिलेंगे।
ये 15 नंबर यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बोर्ड पे भी लिखवा दूँ आपको। आगे दिया है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। रमा शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीय में जो बनते हैं वो बनते हैं आपका रमा, रमे, रमाह। रमा मतलब क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी। आगे है रमाम, और ये सेम है रमे, ये भी सेम है, ठीक है। रमा, रमे, रमाह, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथमा विभक्ति में है, ये द्वितीय विभक्ति में। तो रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह। समझ गए? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से हैं। इसको आप पृष्ठ संख्या जो बताइए वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। आगे दिया है दूसरा नंबर, उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह लगेगा। जैसे पठामी, पठावह, पठामह। अच्छा, अब क्योंकि हमने भू धातु के रूप किस किस में याद किए हैं? प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में क्या क्या बना था? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथः। अब उत्तम पुरुष में बनता है आपका भवामी, भवावह, भवावह और भवामह, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया आपके उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तो आपको याद ही रखना है ऐसे ऐसे। तो भवामी, भवावह, भवामह, ये भू धातु के उत्तम पुरुष में रूप हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्योंकि इन्होंने जितनी धातुएं दी हैं सबके इसी की तरह चलेंगे। तो जैसे पठती का क्या बनेगा? उत्तम पुरुष में जा कर के पठ धातु का पठामी, पठावह, पठामह। गम धातु का गच्छामी, गच्छावह, गच्छामह। ऐसे ही आपका यहाँ पे दृश्य धातु आई है ना। दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाते हैं, रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। वैसे धातु क्या है? दृश्य धातु। जैसे गम धातु थी लेकिन रूप क्या सा बनता है? गच्छति। मूल में तो गम है लेकिन रूप जब बनता है तो गच्छति हो जाता है। वैसे ही दृश्य धातु मतलब देखना। ये दृश्य धातु मूल में यही रहती है लेकिन जब इसका रूप चलता है लट लकार में तो क्या बनता है? पश्यति। तो उसका भी पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह। और भी धातुएं आई हैं हस धातु का हसामी, हसावह, हसामह। तो इस प्रकार से सारे के सारे रूप भू के तरह ही आपको अभी तक आए हैं, वही वैसे ही चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है नंबर 3 पे, लट, लोट, लंग और विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होते हैं। अच्छा, ये लट, लोट, लंग, विधिलिंग ये क्या है? इस पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। अभी तक आपके पास केवल लट लकार आया है, तो ये कुछ लकार हैं। इस कौमुदी में जो पहला भाग है ये प्रारंभिक, इसमें केवल 5 लकार आए हैं, ठीक है। अर्थात 5 काल। वैसे तो 3 ही होते हैं, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, या कह लो भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन इसमें कुछ विभाजन किया हुआ है। जैसे लट लकार जो है वो आपका वर्तमान काल में है। किस में है? वर्तमान काल। मतलब जो भी वाक्य आपका वर्तमान काल में होगा, जो भी प्रेजेंट टाइम में होगा, वो वहाँ पे आपको लट लकार का प्रयोग करना है। और वो आपके सारा आ चुका है। भू धातु के आपने तीनों उसमें याद कर लिए। प्रत्येक लकार में तीनों पुरुष रहेंगे। आप लोट लकार याद करोगे, वहाँ भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष रहेगा। ऐसे ही लट लकार में आपने याद किए हैं वर्तमान काल में एक धातु का एक लकार में 9 रूप बनते हैं। कितने? कौन कौन से? जैसे भवती, भवतः, भवन्ति 3, भवसी, भवथः, भवथः कितने हो गए? 6। और भवामी, भवावह 9 हो गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से वर्तमान काल में आपके ये 9 रूप बनते हैं धातु के, ठीक है। अलग अलग काल में अलग अलग लकार होता है।
तो जैसे जैसे लकार आगे आएंगे वैसे वैसे उनको वहीं पर बता देंगे। अभी तक आपको सारे वाक्य जितने भी आ रहे हैं लट लकार में आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इन्होंने अब कहा कि इन लकारों में इन धातुओं के ये रूप बनते हैं। जैसे इन्होंने कहा गम को गच्छ हो जाता है तो गच्छति आदि। आगे लिखा है आगम आगच्छ हो जाता है और आगच्छति बनते हैं। इसी प्रकार दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है तो रूप बनते हैं पश्यति। वैसे ही स्था धातु है, स्था धातु को तिष्ठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तिष्ठ। तो उसका रूप बनेगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, है ना। वैसे ही पा धातु आई है, धातु मूल में पा है, किंतु जब रूप बनेगा तो पिब आदेश हो जाते हैं इन चार लकारों में ऊपर वाले। तो रूप बनेगा पिबती, पिबतः, पिबंती। पिबती का मतलब पीता है, पिबामी मतलब पीता हूँ उत्तम पुरुष में। ऐसे ही घ्रा धातु आई है सूंघने अर्थ में, ठीक है। घ्रा का रूप जब चलेगा तो बनेगा जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रंती। ऐसे ही सद धातु को सीध हो जाते हैं तो सीदति, सीदतः, सीदंती। आगे लृट में गम आदि ही रहेगा, अर्थात जब इसका पांचवा लकार बनेगा ना तो उसमें ये धातु ऐसी रहेंगी अपने जैसी मूल में है। तो अभी के लिए केवल ये था कि इन्होंने जो दिखाने का इनका प्रयोजन है वो ये है कि आप जब इनके रूप बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा दृश्य धातु है और बना दो दृश्यति, दृश्यता। क्या याद रखना है कि इसको जब रूप बनता है लट लकार में, ऊपर वाले चार लकारों में, अभी तो लट चल रहे हैं, तो क्या बनते हैं? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो ये आपको याद रखना है। आगे वर्णमाला दी हुई है चौथे नंबर पे, कोष्ठ में पारिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण कर लें। जैसे आप देख रहे होंगे किताब में स्वर दिए हैं, स्वरों में कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और लृ। मैंने वैसे तो विस्तार में इस पर सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि संस्कृत की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ है, इनको आप सीधा सीधा ऊपर से देख लो, क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूँ। इस पर ज़्यादा चर्चा करके समय व्यर्थ करना ही है लगभग, है ना, ये जो चीज़ आपको पता है पहले से। तो फिर भी एक बार देख लो कि जैसे अ, ई, उ, री, लृ, इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से? ह्रस्व स्वर। ऐसे ही आ, ई, उ, री, ये है दीर्घ स्वर, ठीक है। और आगे दिया है इधर साइड में ए, आई, ओ, औ, ये है मिश्रित स्वर। कौन से? मिश्रित। तो ये जो कोष्ठक में दे रखे हैं ना, ये इनके नाम हैं, समझ गए। ऐसे ही दूसरा दे रहे हैं व्यंजन। इसमें आपका क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि दिया है। ऊष्म दिया है, अंतस्थ और अनुनासिक और विसर्ग। तो ये आपके यहाँ पर वर्णमाला दी हुई है। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, वैसे तो इससे और एडवांस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आगे जो दिए है सूचना, लास्ट में सबसे सूचना लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं कि वर्ग के प्रथम अर्थात जो वर्ग का पहला अक्षर है का अर्थ है क, च, ट, त, प। जैसे ये जो है ना व्यंजन में आपके क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनमें जो पहला है इनका, जैसे क वर्ग का क हो गया, है ना, ऐसे ही च वर्ग का च हो गया, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। तो ये इन्होंने लिख दिया क, च, ट, त, प। द्वितीय कौन से हैं? ख, छ, ठ, थ, फ, ये आपके दूसरे वाले हैं। तीसरे कौन से हैं? ग, ज, ड, द, ब। और चौथा घ, झ, ढ, ध, भ। पांचवा य, ग, य, ण, न, म, ठीक है। ये आपके ऐसे इन्होंने विभाजित किए, ठीक है, ऐसे ऊपर से। जैसे आप पांचों को एक साथ लिख दो तो ऐसे लाइन खींच देना बीच में, तो वो आपके पहला वाले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे ऐसे आपके विभाजित हो जाएंगे। किस लिए बता रहे हैं ये? क्योंकि आगे चल कर के जब आप संधि पढ़ोगे, है ना, जब आप आगे चल कर के इसमें संधियाँ पढ़ोगे तब ये काम आने वाली चीज़ें, इसलिए इन्होंने यहीं पर ये देखो आगे लिख भी रहे हैं कि संधि नियमों के लिए ये संकेत स्मरण रखें। जब आप कभी संधि पढ़ोगे उसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए इन्होंने यहीं पर बता दिया। अच्छा, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 लिखा हुआ है ना। नियम नंबर 5 है अचहीनम परेण संयोज्यम। बोलना भी सीख लेना आप,
अचहीनम परेण संयोज्यम, ये संस्कृत का एक सूत्र है, वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। इनका जो तात्पर्य है वो हिंदी में बता रहे हैं कि हल व्यंजन के आगे के स्वर से मिल जाता है। अर्थात देखिए, इसको मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको, ये जो नियम है क्या है। वैसे क्या समझ में आ रहा है इससे शब्द से आपको? अचहीनम मतलब जो अच से हीन है, अर्थात जिसमें अच नहीं है, ठीक है, जिसमें अच नहीं है वो हो गया अचहीन। परेण अर्थात, चलो लिख ही देता हूँ, अचहीनम परेण संयोज्यम, ठीक है। इसमें इसका मतलब है, अच मतलब होता है स्वर, संस्कृत में अच बोलते हैं, ठीक है। अच मतलब स्वर, क्या समझने? अच मतलब, हाँ, ये स्वरों को बोलते हैं संस्कृत में अच, शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अचहीन, हीन मतलब तो समझते होंगे रहित, तो अच से जो हीन है अर्थात जिसमें स्वर नहीं है। मैंने कहा था ना कि सभी व्यंजन जो है अच की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनका स्वतंत्र अपना उच्चारण नहीं होता है। तो जो भी व्यंजन होते हैं वो उनमें जब तक अच नहीं लगेगा कोई, अर्थात स्वर नहीं लगेगा, तब तक वो बोले नहीं जा सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि अचहीन अर्थात जो स्वर से हीन है, अर्थात व्यंजन जिनमें स्वर नहीं है, वो परेण अर्थात दूसरे वाले के साथ, परेण मतलब जो बाद वाला है उसके साथ, संयोज्यम मतलब जुड़ जाता है। यही है ना हिंदी में भाव जो लिखा है इन्होंने कि हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, अहम प्लस अद्य, यही लिखा हुआ है बराबर। अब इन्होंने कहा कि अचहीन, अच से हीन कौन है? इस म में अच नहीं है ना, अच मतलब स्वर, स्वर से हीन है ना ये, क्योंकि म क्या है? आधा है। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? परेण। परेण मतलब इधर जो भी कोई स्वर रहेगा, किससे जुड़ेगा? जो इधर कोई स्वर रहेगा। तो जो भी आधा व्यंजन होगा वो बाद वाले जो स्वर है, कोई भी हो, यहाँ अ है या कहीं ई हो, ऊ हो, जो भी स्वर में आएगा उससे जुड़ जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा अहम, तो म पूरा हो जाएगा क्योंकि अ जो है म में जुड़ गया, ठीक है। तो म क्या हो गया? पूरा, और इधर बचा द्य, तो अहम अद्य ऐसा बन जाता है। समझ गए? जैसे दूसरा उदाहरण, पुस्तकम दिख रहा है प्लस अस्ति, पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ पे भी माँ अद्धा है ना, तो ये जो है स्वर इसमें जुड़ जाएगा, या ये कह लो ये वाला इधर जुड़ जाएगा, बात वही है। तो माँ पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पुस्तकम स्ति, तो ऐसे जुड़ जाएगा। तो आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आप जो है, इन्होंने कहा ना कि ये नियम ऐच्छिक है, लिख रखा है ना, यह नियम ऐच्छिक है, कोष्ठक में लिखा हुआ है वहीं पे। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। आपकी यदि इच्छा है तो आप इनको जोड़ के लिख सकते हैं। मतलब बस आपको ये समझना है, यदि पहले वाले शब्द में बाद में कोई लास्ट में अचहीन अर्थात स्वर रहित यदि कोई व्यंजन है तो वो आगे वाले स्वर से जुड़ जाते हैं। एक आपकी इच्छा है नहीं जोड़ना है तो वो अलग अलग भी रहेंगे, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिखना चाहें ना, पुस्तकम अस्ति, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुस्तकम अस्ति। और आप जोड़ करके लिखना चाहो तो जोड़ करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप जोड़ के लिखना चाहते हो या बिना जोड़े। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, अभी तक आपने 2 अभ्यास बनाए ना,
तो 2 अभ्यास में आपने जो सीधी सी जो गलती की है वो यही की है। आगे वैसे नियम आने वाला है ये, लेकिन पहले बता देता हूँ ताकि अशुद्धि ना हो बनाने में। ये जो लिखा है ना पुस्तकम अस्ति, ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ पे कोई व्यंजन हो, जैसे पुस्तकम यहाँ लिख दूँ मैं पठति, क्या लिख दूँ? पठति, ठीक है। ये बन गया पुस्तकम पठति, अर्थात पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो इधर आ गया व्यंजन, तो इधर है ये आधा म। अब आपको क्या याद रखना है हमेशा जब भी वाक्य बनाने बैठो कि ये जो म है ना आधे वाला, जब इधर कोई व्यंजन होगा इसके आगे तो ये यहाँ नहीं रहेगा, ये ऊपर बिंदी बन जाएगा, ठीक है। आगे संधि आएगी मोनुस्वार नाम से। हाँ, ये आपकी 18वें अभ्यास पे जाके है लास्ट में मोनुस्वारा संधि। तो इतने अभ्यास हमारे अशुद्ध बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अभी समझा दूं, जब भी कोई हलंत व्यंजन के बाद यदि कोई इधर वो दिख रहा है, माँ को याद रखना है। ये जो माँ आधे वाला है ना, ये माँ आपको जहाँ भी लगाओगे, जैसे पुस्तकम है, फलम है ना, और जलम है, पुष्पम है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें लास्ट में माँ आता है। तो आधा माँ ये नीचे तब रहेगा जब यहाँ पे कोई अच होगा, अर्थात जब कोई स्वर होगा तब तो ये नीचे रहेगा। लेकिन जब कोई व्यंजन आगे होगा ना तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर बिंदी ऐसे बन जाएगा, माँ नहीं रहेगा ये, ठीक है, अनुस्वार बन जाएगा। समझ गए? तो वाक्य जब भी बनाओगे तो ऐसे लिखोगे आप, पुस्तकम पठति। यदि ये ऐसे है ना अहम अद्य, तो ये नीचे रह भी सकते हैं और आप इसको ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब व्यंजन कोई होगा तो ये आधा माँ जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ गए? तो मोनुस्वारा समझ में आ गई ये, क्योंकि काफ़ी 17 अभ्यास होने के बाद 18वें अभ्यास में मोनुस्वारा संधि दी है। तब तक बहुत लेट हो जाते क्योंकि आप बहुत सारे वाक्य बना रहे हो, उसमें अधिकांश जो गलती दिख रही है आप सीधा का सीधा, जैसे आपको कोश में दिखा शब्दकोश में, आपने सीधा उठा के वैसे का वैसे रख दिया। तो ऐसे नहीं करना। यदि आधे माँ के बाद, ये जो आधा वाला माँ है, इसके बाद यदि कोई आपको स्वर दिख रहा है तब तो ये आधा नीचे रहेगा माँ। लेकिन जब कोई व्यंजन आगे होगा तो ये माँ न रह करके ये ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है। तो आज के अभ्यास में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई समस्या ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आपको भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।